मार्च 2023 में मार्केट में जो लास्ट करेक्शन हुई थी तो उस टाइम निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से अप्रोक्सीमेटली 11% करेक्ट हुआ था। एंड उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि निफ्टी ने लास्ट 1 ईयर में 56% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं। तो इस दौरान इवन की कई सारे लार्ज कैप्स भी डबल हो गए। तो मार्केट में जो प्रेजेंट करेक्शन हो रही है तो यहां भी निफ्टी 11% के अराउंड करेक्ट हो चुकी है। तो इस बार निफ्टी बेस कहां पर बनाने वाली है, या आप ये बोल सकते हैं कि इस बार एक्यूमुलेशन किन लेवल्स पर होगा एंड उस एक्यूमुलेशन के दौरान हम अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को एप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम इंफॉर्मेशन होती है वो हम वीकली एक वीडियो के थ्रू अपने चैनल पर शेयर करते हैं, क्योंकि हम कोई भी पेड सर्विस या पेड कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो मार्केट में जो भी करेक्शन हो रही है, कहीं पर आपको सुनने को मिल रहा होगा कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, कहीं पर सुनने को मिल रहा होगा कि यूएस बॉन्ड्स के यील्ड बढ़ चुके हैं, एंड कहीं पर इसका कारण गिरता हुआ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स बताया जाएगा। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम देने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट्स में मैं आपके सामने वो मेजर रीजन रखने वाला हूं जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मार्केट करेक्शन के पीछे। अगेन मैं मार्केट करेक्शन की बात कर रहा हूं, मार्केट क्रैश की बात नहीं कर रहा। एंड उस थ्योरी को जानने के बाद आपको यह समझ आएगा कि चाहे कोई इंडेक्स हो या कोई स्टॉक हो, उसका मूवमेंट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही होता है। एंड वो थ्योरी है डाउ थ्योरी। ये थ्योरी इतनी पुरानी है कि तब कैंडलस्टिक्स भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। कंप्लीट थ्योरी को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट रिलेवेंट पोर्शन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रायर टू फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो डाउ थ्योरी का एक पार्ट हमें बताता है कि मार्केट में जब भी इस तरह से एक शार्प सेल अप होता है, ये जनरली एक बड़े अपरन के बाद होता है। तो आज अगर हम निफ्टी के चार्ट में देखें तो हमें भी मार्केट में एक शार्प सेल अप देखने को मिल रहा है, एंड उससे पहले एक बड़ी रैली भी हुई है जैसे कि डाउ थ्योरी में बताया गया है। तो ये जो शार्प सेल अप है एक बड़ी रैली के बाद इमीडिएटली भी हो सकता है, या हाई पर मार्केट कुछ टाइम तक रुक सकती है एंड देन उसके बाद शार्प सेल अप होता है। तो प्रेजेंटली ऐसा हो सकता है कि हमारी मार्केट सेल ऑफ के कहीं यहां पर हो, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है एक्यूमुलेशन फेज। तो इस टाइम ज्यादातर इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, अप ट्रेंड की उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं होती, स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी काफी नीचे आ जाती है, लेकिन मोस्टली इन्वेस्टर्स में हेजिटेशन होता है, डर होता है कि मार्केट कहीं और नीचे ना चली जाए। एंड यहीं पर स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ DIIs, FIIs, HNIs एंड इवन की कई सारी कंपनीज के प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं। ये सब लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एंटर करते हैं, हैवी एक्यूमुलेशन होता है एंड ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होता है। यहां पर सेलर्स जो भी क्वांटिटी डालते हैं वो सारी की सारी अब्सॉर्ब भी हो जाती है, जिससे स्टॉक प्राइस और नीचे नहीं जाता, जिससे सपोर्ट या बॉटम बनता है। ये एक्यूमुलेशन कई मंथ्स तक चल सकता है एंड इस दौरान मार्केट में डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम भी बनते हैं, जो कि कुछ इस तरह के होते हैं। एंड इवन की अगर आप निफ्टी का चार्ट यहां पर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक्यूमुलेशन कितना बड़ा हुआ था। एक बार स्मार्ट मनी सारे अवेलेबल स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर लेता है, अपरन स्टार्ट हो जाता है, ट्रेडर्स भी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए एंटर करते हैं। ये जो फेज है ये मार्कअप फेज कहलाता है। यहां पर स्टॉक मार्केट काफी तेजी से ऊपर जा रही होती है, रैली काफी फास्ट होती है, जिसे लार्ज इन्वेस्टर कम्युनिटी मिस कर देती है। तो यहां पर मार्केट पहुंचती है ऑल टाइम हाई के अराउंड। यहां पर कई सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जनता से लेकर एनालिस्ट तक हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हर कोई मार्केट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है एंड कई सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मार्केट अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई की ओर होता है, स्मार्ट मनी मार्केट से स्लोली निकलना स्टार्ट करता है, स्पेशली ओवरवैल्यूड स्टॉक से। पब्लिक क्वांटिटी अब्सॉर्ब कर रही होती है, जिससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड HNIs को डिजायर्ड सेलिंग प्राइस भी मिलता है। जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, स्मार्ट मनी अपनी होल्डिंग ऑफलोड करते रहते हैं, जिससे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो यहां पर इस तरह से डबल टॉप या ट्रिपल टॉप भी बन सकता है, जिस दौरान स्मार्ट मनी अपनी होल्डिंग को ऑफलोड कर रहा होता है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। समटाइम्स ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज काफी छोटा भी हो सकता है, जब इन लेवल्स पर कई सारे नए इन्वेस्टर्स एंट्री ले लेते हैं। स्मार्ट मनी जो भी क्वांटिटी मार्केट में डालता है उसे जब जनता अब्सॉर्ब भी कर लेती है, उसका फिर से करेक्शन का दौर या शार्प सेल ऑफ का दौर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हर नए इन्वेस्टर को लगता है कि उनकी मार्केट में एंट्री के बाद ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई है, एंड वो ये सोचने लगता है कि शायद वो अनलकी है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट ऑल टाइम हाई मार्केट सिनेरियो में हम थोड़ा फियरफुल रहें एंड वैल्यूएशन के साथ कंप्रोमाइज ना करें, एंड एक्यूमुलेशन फेज के दौरान हम ग्रीडी हो पाएं। तो हर मार्केट करेक्शन के पीछे असली कारण यही होता है, लेकिन मार्केट को गिरने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, एंड वो बहाना भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो प्रेजेंटली जो भी मार्केट में हो रहा है ये उसकी नेचर का हिस्सा है, कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है एंड ना ही हम किसी क्रैश में हैं। तो नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्केट और कितना गिर सकती है, या मार्केट बॉटम कहां पर बना सकती है,
या एक्यूमुलेशन फेज जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, ये कहां पर आ सकता है। वैसे तो आई डोंट बिलीव इन टाइमिंग द मार्केट, बट हम एक रफ एस्टीमेट निकालने की कोशिश करेंगे सो दैट हमें ये पता चल पाए कि हमें ग्रीडी कहां पर होना है। तो इसके लिए हम कुछ पास्ट डाटा को स्टडी करेंगे एंड इसमें जो फर्स्ट एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे वो करेंगे प्राइस एक्शन को एंड सेकंड करेंगे वैल्यूएशन के एस्पेक्ट को। तो यहां पर निफ्टी के लास्ट 5 ईयर के चार्ट को मैंने आपके सामने लगा दिया है। तो कोविड वाले क्रैश को अगर हम छोड़ दें तो ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो पास्ट जितनी भी करेक्शंस हुई हैं वो हुई हैं 15% के अराउंड। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो हम चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो प्रेजेंटली जो करेक्शन हुई है वो हुई है 11% के अराउंड। तो अगर अपने हाई से 15% के अराउंड करेक्शन होती है तो वो कौन से लेवल आते हैं, तो वो आ रहा है 22,350 के अराउंड। बट यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, इससे जस्ट थोड़ा नीचे हमें एक ऐसा लेवल देखने को मिलेगा, यहां पर निफ्टी ने बार बार सपोर्ट ली हुई है एंड वो लेवल है 21,750 के अराउंड। एंड मैं उसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूं। तो ये एक काफी क्रूशियल सपोर्ट है जिसे अगर हम ऑल टाइम हाई से मेजर करें तो ये कितनी करेक्शन बनती है, ये अगेन बनती है 17% के अराउंड। तो यहां पर निफ्टी को रुकना चाहिए। अगर करेक्शन यहां तक नहीं रुकती तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आती है वो आती है 20,250 के अराउंड। उसके बाद अगेन जो एक मेजर सपोर्ट आती है वो आती है 18,770 के अराउंड। बट इन माय ओपिनियन जो फर्स्ट वाली सपोर्ट है यहीं पर चीजें रुकती हुई दिखनी चाहिए, सेकंड एंड थर्ड सपोर्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो सिमिलरली अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रेजेंटली इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही निफ्टी ट्रेड हो रही है एंड अगर कभी निफ्टी लगातार 2 दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वहां पर भी एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो सकता है। तो इन माय ओपिनियन दीज आर द लेवल्स, यहां पर निफ्टी का एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो सकता है। तो जो सपोर्ट लेवल हमने निकाला है अगर प्रेजेंट लेवल से उसे कैलकुलेट करें तो वो फर्दर कितना करेक्शन निकल कर आता है, तो वो निकल कर आता है 7% के अराउंड। तो इट मींस यहां से मार्केट फर्दर 7% तक करेक्ट हो सकती है। ऑफ कोर्स ये गारंटी नहीं है। तो नेक्स्ट एक्सपेक्ट आता है निफ्टी का वैल्यूएशन का। तो इसके लिए मैंने मंथ वाइज वैल्यूएशन चार्ट निकाल लिया है। यहां पर आपको जो कॉलम्स है ये मंथ के दिखेंगे, रोज आपको दिखेंगी ईयर्स के लिए। तो यहां पर भी हम लास्ट के 5 ईयर का डाटा देख लेते हैं। ज्यादा पुराना डाटा इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि निफ्टी की अर्निंग ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अलग होती है, इसलिए बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर भी हमें वैल्यूएशन को नहीं देखना चाहिए। 3 ईयर्स की वैल्यूएशन सही रहती है, लेकिन थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर के लिए हम 5 ईयर की वैल्यूएशन का डाटा देख लेते हैं। तो ये जो वैल्यूएशन है ये कोविड के क्रैश के दौरान का है। उस टाइम निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग जो रहा है ये रहा है 20 के अराउंड। उसके बाद निफ्टी का जो लो प्राइस टू अर्निंग रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है ईयर 2022 के मई में, देन हुआ है जून में, देन जुलाई में। मींस अप टू अक्टूबर 2022 निफ्टी की वैल्यूएशन लो ही रही है एंड ये रही है 20 के अराउंड। लास्ट 5 ईयर्स में जो सबसे लो वैल्यूएशन रही है निफ्टी की वो रही है जून 22 में, जो की थी 19.54, जो कि ऑफ कोर्स 20 की क्लोज ही है। तो यहां से हमें एक और हिंट मिलता है कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग 20 से नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। हो सकता है 19.5 या 19 तक भी चला जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमने जो सपोर्ट फाइंड आउट की है ये हमने की है 21,750। इसे हम कैलकुलेटर पर टाइप कर लेते हैं। इस सपोर्ट वाले लेवल पर प्राइस टू अर्निंग निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होगी। एक तो ऑफ कोर्स निफ्टी की वैल्यू ही है जो कि हमें यहां पर दिख रही है, एंड दूसरा हमें चाहिए निफ्टी का अर्निंग पर शेयर। एंड निफ्टी का अर्निंग पर शेयर एज ऑफ नवंबर 21 है 1086.6। ये जो निफ्टी की उस सपोर्ट के ऊपर वैल्यू है इसे हम डिवाइड कर लेंगे 1086.6, तो ये वैल्यू निकलकर आती है 20.01। तो इट मींस निफ्टी जब इस सपोर्ट पर होगा तो उस टाइम प्राइस टू अर्निंग जो है वो 20 के अराउंड होगा, जो कि वैल्यूएशन के मामले में भी काफी अच्छा सपोर्ट है। तो हमने जो लेवल निकाला है इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई गारंटी है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट में हम हमेशा एस्टिमेट्स पर काम करते हैं। मोरओवर वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हमें 4-5% के ऊपर नीचे से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जो लेवल्स हमें निकाले हैं वहीं से हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए, बल्कि हमारे एक्शंस इन लेवल्स के अराउंड स्टार्ट हो जाने चाहिए। बट हमें यह भी याद रखना होगा कि इसके बाद एक एक्यूमुलेशन फेज भी स्टार्ट होगा जो कि कुछ मंथ्स का रह सकता है। तो मार्केट में एक्यूमुलेशन कितना लंबा हो सकता है, तो इसे जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि मार्केट गिरने के लिए किन कारणों का सहारा ले रही है। तो पहला कारण है ऑफ कोर्स FIIs का आउटफ्लो। FIIs का मार्केट से निकलना मुझे ज्यादा कंसर्निंग नहीं लगता है, क्योंकि FIIs काफी फ्रीक्वेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते हैं। करेक्शन के लिए सेकंड रीजन जो है वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ना। तो जब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वर्ल्ड वाइड मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता ही है। देन आता है इंडिया का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो इसे ऐसे मेजर किया जाता है कि लोग अपनी कंट्री की इकोनॉमी को लेकर जितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या जितनी ज्यादा स्पेंडिंग करना कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हायर होता है। जब लोगों का व्यू इकोनॉमी को लेकर पैसिमिस्टिक होता है तो इट मींस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स लो है।
तो ये प्रेजेंटली 94.7 है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत नीचे तो नहीं है, लेकिन मार्च 24 के कंपैरिजन में कम है। देन फोर्थ रीजन है इंडियन मार्केट में अर्निंग का डाउनग्रेड होना, एंड ये अर्ली 2020 के बाद सबसे बड़ा डाउनग्रेड है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं ये अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं कर रही। तो ये एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो मार्केट में कुछ सिक्लिकलिटी ला सकता है, जिससे मार्केट थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। ये जो डाउन साइकिल है ये 5-6 मंथ्स या 8-9 मंथ का भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कैलेंडर ईयर 2025 में मार्केट हमें फ्लैटिश ही देखने को मिले, बट दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन लो हैंगिंग फ्रूट्स आर अराउंड अस, एंड एक्चुअल में सही टाइम यही होता है नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में आने के लिए, बट इस टाइम पर नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब जो बियर मार्केट स्टार्ट हुआ है हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आप एक स्लोगन हमेशा याद रखिए कि खराब स्टॉक को खराब समय पर निकाल दो। इस तरह के बियर सिनेरियो में अच्छे स्टॉक्स लोअर वैल्यूएशन पर अवेलेबल होते हैं, तो हम उस खराब इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेकर किसी अच्छे स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट हम ऐसे ले सकते हैं कि बहुत बार हम किसी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ऑल टाइम हाई मार्केट में वो हमारे हाथ नहीं आता, बट बियर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देती है उस स्टॉक को फिर से पकड़ने की। थर्ड एंड सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बियर मार्केट में मुझे दिखती है, बचा हुआ सारा वीडियो इसी के ऊपर जाने वाला है। यहां पर हम कुछ क्वालिटी लार्ज कैप एंड मिड कैप्स को 40%, 50%, 60%, 80% या 90% तक के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंड अच्छी बात यह होती है कि यहां पर हमारी कैपिटल को काफी हद तक प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो इस टाइम पर किन फैक्टर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही एग्जांपल्स कंप्लीट होगी तो फैक्टर्स की लिस्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास बन जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप एक ऐसी कैटेगरी यहां पर ग्रोथ मल्टीफोल्ड होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही पब्लिक डोमेन में नहीं होती। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो अपने सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए फ्री में ऑफर कर रहे हैं थ्रू और लिंक एंड कूपन कोड फ्री ट्रायल। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन, जो एट ए टाइम 300 के अप्रॉक्स स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स पर फोकस करते हैं। तो डिस्कवरी सेक्शन में अगर हम जाएं तो हमें डिफरेंट बकेट्स के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स मिल जाएंगे। 4 बकेट्स पर डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम लार्ज ऑर्डर रिसीव्ड वाली बकेट को देख लेते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप 1001 करोड़ है, इसको 19 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं 19 नवंबर 24 को। टेकेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड को 5.6 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं टाटा एडवांस सिस्टम से। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड को 71.4 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। आरएमसी स्विचगियर लिमिटेड का एमओयू साइन हुआ है विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू डेवलप मेगा सोलर पार्क। एंड ये लिस्ट काफी लंबी है, जिस भी बिजनेस को ये एक बार पिक करते हैं तो उसके बारे में हर डेवलपमेंट को ये हमारे साथ शेयर भी करते हैं। नेक्स्ट फ्लैगशिप सेक्शन है टाइम्स। तो यहाँ पर हर ट्रेडिंग डे को रात को 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स आ जाते हैं जो कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। प्राइम सेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यू भी मिल जाते हैं, जिससे हमें किसी पर्टिकुलर बिजनेस के डीप इनसाइट्स भी मिलते हैं। आईपीओ सेक्शन को यूज करके आप किसी आईपीओ के बारे में अपनी डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। तो एजुकेशन एंड नॉलेज सेक्शन में आपको स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा एंड ये दोनों ही सेक्शन हमेशा के लिए फ्री भी हैं। यूटिलिटीज में जाकर अगर आप पल्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं एंड आपको इनके बारे में सारी डेवलपमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस आपको 3650 रुपीज पर एनम मिल जाएगा एंड सिर्फ सोवरेन टाइम के एक्सेस के लिए आपको 365 रुपीज पे करने हैं। 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं, तो इन माई ओपिनियन उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट बिजनेस इज फ्रॉम एफएमसीजी एंड नाम है टाटा कंज्यूमर, जो कि अपने हाई से ऑलरेडी 27% करेक्ट हो चुका है। तो इनके बिजनेस की स्पेशलिटी ये है कि ये हर क्वार्टर में 1 या 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं या किसी नए प्रोडक्ट सेगमेंट में एंटर कर देते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ये हेल्थ का एंगल दे रहे हैं एंड प्रीमियमाइजेशन का टच भी दे रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर इन फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है एंड ऑफ कोर्स इससे मार्जिन भी बेटर मिलते हैं। तो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस को देखते ही इन्होंने ऑर्गेनिक इंडिया का एक्विजिशन भी किया है। तो प्लांट बेस्ड मीट में भी इन्होंने ऑलरेडी एंट्री ले रखी है, विच इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। मैं चाहूंगा कि इनके आप कंप्लीट प्रोडक्ट सेगमेंट को एक बार डेफिनेटली देख लें। इन सबके साथ दे आर आल्सो ग्रोइंग एट अ डिसेंट रेट। तो यहाँ पर टाटा का ट्रस्ट है, हेल्थ एंगल है, प्रीमियमाइजेशन का टच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। तो ऐसे बिजनेस भी काफी जल्दी रिकवर करते हैं। तो सेकंड बिजनेस है ऑटो सेक्टर से एंड ऑटो सेक्टर में इंडिया में प्रेजेंटली कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। तो बिजनेस का नाम है आयशर मोटर्स, बट इनके बिजनेस में उस तरह से वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है एंड उसका रीजन ये हो सकता है कि इनका जो मोटरसाइकिल का बिजनेस है ये हमेशा ही आउट परफॉर्म करता है। तो
यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिया की मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट जो है इसमें ये 27% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड ओवरऑल मोटरसाइकिल सेगमेंट में ये 6.4% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिकन मार्केट में भी मिड साइज सेगमेंट में ये 8% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। एशियन पैसिफिक रीजन में ये 9% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड यूरोपियन, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन में ये 9% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी ये अपने 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर लॉन्च करने वाले हैं। तो ये है इनकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली के नाम से। ईयर 2026 के बिगनिंग में इसके 2 मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं। फर्दर वोल्वो आइशर के जॉइंट वेंचर के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भी लॉन्च कर दी हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के हर सेगमेंट में ये अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। तो चाहे उसमें हाई एंड प्रीमियम ट्रक्स हो, लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स हो, ओवरऑल बसेस का बिजनेस हो या ओवरऑल हैवी ड्यूटी ट्रक्स का बिजनेस हो, एंड ये मार्केट शेयर भी काफी अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स जो अलग अलग सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे होते हैं, तो ओवरऑल मार्केट में जैसे ही रिकवरी होती है तो ये उसके अर्ली गेनर्स रहते हैं। नेक्स्ट बिजनेस भी ऑटो सेक्टर से है जो कि ऑफ कोर्स प्रेशर से गुजर रहा है। बिजनेस का नाम है टाटा मोटर्स, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 35% तक करेक्ट हो चुका है। करेक्शन भी काफी स्टीप हुई है एंड उसके रीजंस है नियर टर्म में वीकनेस। तो पहला कारण यह है कि JLR बिजनेस ने ग्लोबली वीक परफॉर्म किया है एक्सेप्ट चाइना, एंड उसका पहला कारण है रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन में इश्यूज, क्योंकि इनका एक लार्जेस्ट सप्लायर है जो इन्हें हाई ग्रेड एल्यूमिनियम सप्लाई करता है, उसने फ्लडिंग की सिचुएशन फेस की है जिससे सप्लाई चेन में इश्यूज हुए हैं। उसके बाद क्वालिटी इश्यूज के चलते भी इन्होंने 6000 व्हीकल्स की सेल्स पर होल्ड लगाया है, जो कि यूके एंड यूरोपियन मार्केट में सेल होनी थी फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स। डोमेस्टिक बिजनेस भी वीक ही रहा है ड्यू टू वीक डिमांड अक्रॉस कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें EV बिजनेस भी आता है। उसके चलते ये बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर में रह सकता है। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो JLR का जो पहला इशू है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को लेकर, ये जल्द ही सॉर्ट आउट हो सकता है एंड 6000 व्हीकल्स की सेल पर इन्होंने जो होल्ड लगाया है ये भी Q3 में सेल हो सकती है। डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो फेस्टिव सीजन के चलते Q3 बेटर रह सकता है एंड पैसेंजर सेगमेंट में भी कई सारे लॉन्चेस पाइपलाइन में हैं। तो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में ही डिमांड अभी वीक है, जिससे नियर टर्म में हेडविंड्स रहने वाली हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म आउटलुक रिमेन्स एज पॉजिटिव। तो नेक्स्ट बिजनेस है जियो फाइनेंशियल्स, जो कि करेक्शन से पहले ही कंसोलिडेशन में है सिंस अप्रैल 24। तो इनके बिजनेस के बारे में पहले बोला जाता था कि काफी सारे बिजनेस इनके स्टार्ट नहीं हुए हैं, वैल्यूएशन हाई है। तो प्रेजेंट कंडीशन ये है कि टोटल इनके जो 7 बिजनेसेस हैं इनमें से 5 ऑपरेशनल हो चुके हैं। जो ऑपरेशनल नहीं हुए हैं उसमें एक तो है असेट मैनेजमेंट एंड सेकंड है वेल्थ मैनेजमेंट, लेकिन इसके लिए भी इन्हें सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। जियो फाइनेंस ऐप के अंदर ही हमें कई सारे बिजनेस ऑपरेशनल दिखेंगे एंड जैसे जैसे ये बिजनेस स्केल करते रहेंगे वैल्यूएशन भी नीचे आ सकती है। कंपनी के पास 6% होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एंड यही कारण है कि इनके पास जो रिजर्व्स हैं आज वो हैं 1,30,791 करोड़। तो इस तरह के बिजनेस भी हमें काफी डाउन साइड प्रोटेक्शन देते हैं एंड ओवरऑल जब मार्केट में रिवाइवल होता है तो ये उस रिवाइवल में लीड करते हुए भी दिखते हैं। तो नेक्स्ट 2 बिजनेसेस छोटी मार्केट कैप वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। यहां पर भी 25% के अराउंड करेक्शन हो चुकी है। प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस है, लीडिंग QSR प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं। ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स में भी ऑपरेट करते हैं यहां पर ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि प्रीमियम बेकरी सेगमेंट, डाउ बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड QSR प्लेयर्स को ये जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। पर्पल कलर में ये जो एरियाज हैं यहाँ पर ये नया एंटर कर रहे हैं एंड एक वास्ट जियोग्राफी पेंडिंग है इनके पास ऑपरेशंस के लिए। 4 एक्सपेंशन प्लान्स इनके प्रोग्रेस में हैं, जिन्हें आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो 15 to 20% के CAGR से ये ग्रो कर रहे हैं, जो कि अच्छी ग्रोथ है। तो लीडर इस इंडस्ट्री का ऑफ कोर्स ब्रिटानिया है, बट दे आर आल्सो ऑन द राइट पाथ। तो इसलिए इस तरह के बिजनेसेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस इज द वन अमंग द IT कंपनीज इन इंडिया जो B2C सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाती है। मींस एक ऐसी IT कंपनी है जो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है एंड इस तरह के IT बिजनेसेस में ग्रोथ का स्कोप काफी अच्छा होता है। बिजनेस का नाम है CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसे हम मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। रेवेन्यू के टारगेट्स किस तरह के हैं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है एंड यहां पर ये एज अ एनकेस मोबिलिटी प्रोवाइडर जाने जाते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन एंड कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशंस ये कंपनी ऑफर कर रही है, इसके लिए आप एक बार इनकी वेबसाइट जरूर चेक करें। रिसेंट में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इन्होंने हाल ही में Hyundai के साथ जॉइंट वेंचर किया है फॉर देयर ऑपरेशंस इन इंडोनेशिया। तो यहां से कंपनी के पास जो रेवेन्यू आना स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी फाइनेंशियल 26 से। तो रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें तो बाय फाइनेंशियल 27 या 28 ये 1000 करोड़ की रेवेन्यू के माइलस्टोन को टच करना चाहते हैं, जो कि 35 to 40% CAGR बनता है। ये भी अपनी इंडस्ट्री के लीडर हैं, इसलिए आप इस तरह के बिजनेसेस को भी स्टडी कर सकते हैं। आई होप इन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद आपके सामने एक क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली ही बन गया होगा कि किस तरह के बिजनेसेस को आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट वो जिनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की
अच्छी एक्सेप्टेंस हो, देन या तो वो इंडस्ट्री लीडर हो, अगर इंडस्ट्री लीडर नहीं है तो एटलीस्ट वो उस पाथ पर हो जिस पाथ पर उस इंडस्ट्री की लीडर कंपनी कभी हुआ करती थी। मैग्मा इंडिया, जियो फाइनेंशियल्स एंड बेक्टर फूड्स जैसे जो बिजनेसेस होते हैं, दे कैन बी स्टडीड विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि इनमें से 2 कंपनीज की मार्केट कैप ही छोटी है, तीसरी की मार्केट कैप बड़ी है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ का स्कोप भी बड़ा है। बाकी 3 बिजनेसेस जो हमने स्टडी किए हैं, उस तरह के बिजनेसेस को आप 50 to 90% के गेन्स के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 22 ऑफ नवंबर को रियल एस्टेट के ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस में काफी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि काफी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूज। बट उससे 4 दिन पहले ही हमने इस सेक्टर के ऊपर काफी डीप स्टडी किया है एंड सारे ग्रोथ के ट्रिगर्स को फाइंड आउट किया है। जानने के लिए आप एंड स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को चेक कर सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।